हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सारथी, व्याख्याता विज्ञान, हाई स्कूल घोटिया। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का एक टॉपिक अध्याय 1 जीवों का विकास लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम डार्विन तथा वेलेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जितने भी प्रकार के जीव आप अपने आसपास देखते हैं, उनका विकास देखा जाए तो सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक कोशिकीय जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, अपने आसपास के परिवेश में बहुत सारे जीवों को आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके बारे में आपने केवल सुना होगा। इसका कारण ये है कि वो जीव ही विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक जीव का नाम है डायनासोर। डायनासोर को तो आपने देखा ही होगा, फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि वो विलुप्त हो चुके हैं। हमें उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? उनके जीवाश्मों को देखकर उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं से डायनासोर के जीवाश्म मिलते रहे हैं। भारत में भी जबलपुर के पास लमेटा घाट और नर्मदा घाटी के पास उनका प्राकृतिक आवास रहा है। उनके जीवाश्मों के अध्ययन से ये पता चलता है कि आज से लगभग 2000 लाख साल से 600 लाख साल पूर्व उनकी प्रजाति यहाँ निवास करती थी। उनके जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि उनका आकार 50 सेंटीमीटर से लेकर के 40 मीटर तक का था और वे शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, और कोई 2 पैरों पे चलने वाले, तो कोई 4 पैरों पे चलने वाले, तो कोई उड़ने वाले। डायनासोर के साथ साथ उस समय पौधे भी पाए जाते थे जो आज भी इस प्रकृति पे मौजूद हैं। उनमें कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंको, ये सब पौधे पाए जाते थे डायनासोर के युग में, और उनकी कुछ प्रजातियां अभी भी पाई जाती है। पौधे ही नहीं, बल्कि कुछ प्रकार के जंतु भी डायनासोर के समय में पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। उनमें से है चूहे, तिलचट्टा और मगरमच्छ। ठीक है, ये डायनासोर के समय में पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। लेकिन अचानक जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा या फिर भोजन की समस्या हुई होगी, जिसके कारण जो डायनासोर हैं अपने आप को वातावरण के अनुरूप अनुकूलित नहीं कर पाए और नष्ट हो गए। ठीक है, जैसे ही डायनासोर नष्ट हुए तो हाथी और दूसरे स्तनधारियों का निर्माण हुआ। और इसके आगे का टॉपिक मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। हम पढ़ रहे हैं जीवों का विकास। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद है जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव, डार्विन के अवलोकन, सजातीय लक्षणों का अवलोकन, चयन और विकास, विकास का सिद्धांत, और अंत में देखेंगे अनुकूलन और प्रजातिकरण। प्रस्तावना, जैसा कि मैंने बताया था डायनासोर के बारे में, डायनासोर आज से लगभग 600 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये विभिन्न आकार के थे, 2 पैरों पे चलने वाले, 4 पैरों पे चलने वाले, उड़ने वाले, कोई शाकाहारी तो कोई मांसाहारी। इसके अलावा मैंने पादप भी बताया था। जैसे ये पादप है गिंको, स्क्रीन पे जो पौधा दिख रहा है ये गिंको। इसका खास बात ये है कि ये डायनासोर के समय में पाए जाते थे, लेकिन जब हिरोशिमा में परमाणु बम से सब कुछ विध्वंस होने के बाद पहला जो वहाँ पे कोई सजीव उगा, कोई पादप उगा, तो वो था ये गिंको पादप, जो कि डायनासोर के समय का था, लेकिन वर्तमान में अभी भी ये पाया जाता है। इसके अलावा है फर्न और साइकस, ये भी डायनासोर के समय में पाए जाते थे। हमारा अगला टॉपिक है जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। हम सभी जानते हैं कि किसी भी आवास में जीवों की सभी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, जैसे कि भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। ठीक है, आवास में जितने अधिक मात्रा में भोजन की उपलब्धि होगी
उस जीव की संख्या उतना ही अधिक तेजी से बढ़ेगा और उसका विकास उतना ही अच्छे से हो पाएगा। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला दिख रही है जहाँ हर जीव किसी दूसरे जीव का भोजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो शाकाहारी प्राणी हैं उनको यदि पर्याप्त मात्रा में घास और पानी का व्यवस्था हो तो उनका जो विकास है बहुत अच्छे तरीके से होगा। हमने देखा है कि कुछ जीवों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है, वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। उदाहरण के लिए बाघ, बाज, सोन चिड़ैया। ठीक है, और इसके विपरीत यदि मनुष्य की आबादी को देखा जाए तो इनकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, जिसके कारण इनके रहने के लिए संसाधनों तक की कमी हो रही है और ये तेजी से जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं। जंगलों की कटाई होने से क्या हो रहा है, जंगली जानवरों का जो आवास है वो नष्ट होते जा रहा है, उनके लिए आवास की कमी होती जा रही है, जिसके कारण कुछ जंगली जीव जैसे कि हाथी, कभी कभार शेर, हिरन, ये सब भाग करके कहाँ जाते हैं, भोजन की तलाश में गांवों में आ जाते हैं, आबादी क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसके कारण मनुष्यों द्वारा इनको नुकसान पहुंचाया जाता है, शिकार किया जाता है और कई प्रकार से परेशान किया जाता है। इसके लिए शासन के द्वारा भी अभयारण्य बना के वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, एक तरफ हम देखते हैं कि यदि किसी जीव की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, देखो यदि कोई भी जीव है, यहाँ पे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, 2 अ और 2 ब। 2 ब में देखते हैं कि किसी भी जीव की प्रजाति है जो बहुत ही तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्राफ से स्पष्ट है, ये देखो ये समय है। ठीक है, एक्स अक्ष में समय है, वाई अक्ष में जनसंख्या। तो देखो समय के साथ साथ जनसंख्या है तेजी से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। ठीक है, इसके विपरीत हम खाद्य आपूर्ति को देखें। ठीक है, जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या उनके लिए भोजन भी उतनी तेजी से बढ़ रही है? तो चित्र 2a में देखते हैं हम ग्राफ को। देखो समय के साथ जो खाद्य संसाधन का मात्रा है वो एक बढ़ तो रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना कि जनसंख्या बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, भोजन की कमी होगी। अनियंत्रित जनसंख्या के कारण भोजन की कमी होगी, जिसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप या फिर भोजन के लिए एक दूसरे से संघर्ष के कारण बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से जनसंख्या क्या होती है, नियंत्रित रहती है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। जैसा आप सभी जानते हैं कि विकास के सिद्धांत में डार्विन तथा वैलेस नामक वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान था। डार्विन को बचपन से ही प्राकृतिक घटनाओं, प्राणियों के आवास व्यवहार में अध्ययन करने में विशेष रुचि थी। ये हमेशा इनकी जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। सन 1831 को डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों का सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में बीगल नामक जहाज में यात्रा करना था, जिसमें उनका कार्य नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा, जैव विविधता का अध्ययन करना था। जहाज में उनके रहने के लिए रूम के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। और बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 तक चला। आगे देखेंगे डार्विन के अवलोकन। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। उन्हें यहाँ कई प्रकार के जीव दिखे। यहाँ पे बहुत बड़ी खाद्य श्रृंखला दिखाई दी, जहाँ हर तरफ संघर्ष था। हर जीव किसी दूसरे जीव का यहाँ पे
भोजन था। उष्णकटिबंधीय जंगल में कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अध्ययन डार्विन ने पहली बार किया। और दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर ऐसा चट्टान मिला जिसमें समुद्री जीवों का अवशेष था। यानी कि चट्टानों के ऊपर समुद्री जीवों के अवशेषों का मिलना, इसका मतलब ये है कि ये चट्टान, ये पहाड़ कभी समुद्र के नीचे दबे रहे होंगे। कालांतर से ही, यानी समय के साथ ही पहाड़ का निर्माण हुआ होगा। इसके अलावा रेतीले समुद्री किनारों में के स्थान पर ऊंची चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया और यह अनुमान लगाया कि समय के साथ ही भौगोलिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। 1938 में अफ्रीकी तट पर जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव को पकड़ा तो तहलका मच गया, क्योंकि इससे पहले ये मान्यता थी कि ये जीव डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गए हैं। इस जीव का नाम इन्होंने सिल्केंथ दिया। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की और कुछ मछलियों की थी। ऐसा माना जाता था कि ये डायनासोर के समय में जीवित थे और डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अचानक मिलने के कारण इसको जीवित जीवाश्म कहा गया। आगे देखेंगे गलापागोस के द्वीप समूह पर अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन ने देखा कि यहाँ कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हुए हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि का अध्ययन डार्विन ने पहली बार किया तथा कई प्रकार की भू आकृतियां, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। स्क्रीन में देखो, ये कछुआ, ये गोहेटा जैसा जीव, और ये सभी जानते हैं कैक्टस, और ये बूबी पक्षी। डार्विन ने जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। आगे देखेंगे विविधता, तथ्य और प्रमाण। डार्विन ने गलापागोस द्वीप समूह में विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया। जीवाश्मों के अध्ययन से उन्होंने बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने देखा कि जो प्राचीन वर्मी थे उनका आकार बहुत बड़ा और उस समय के वर्मी का आकार छोटा था। इसके अलावा गलापागोस द्वीप समूह में फिंच जाति का उन्होंने अध्ययन किया। फिंच जाति एक प्रकार के पक्षी हैं जो कि हमारे देश की गौरैया पक्षी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो उस समय उन्होंने जिन फिंचों का अध्ययन किया तो अलग अलग टापुओं में जो फिंच थे वो अलग अलग प्रकार के थे। अलग अलग टापुओं में उनका भोजन भी अलग था और वहाँ का परिवेश, वातावरण, भौगोलिक स्थिति अलग होने के कारण उनमें बहुत सारी विविधता थी। उनके चोंच में और उनके पंखों के रंग में बहुत अधिक अंतर था। भोजन के आधार पर जैसे देखें तो कीड़े खाने वाले फिंच, कैक्टस के फूल खाने वाले फिंच, कलियों को खाने वाले फिंच और बीज खाने वाले फिंच। तो भोजन के आधार पर उनके जो चोंच का आकार था वो अलग अलग था। जैसे कोई फूलों का रस चूसने वाला फिंच है तो उसका चोंच लंबा, नलिकाकार, ठीक है। कड़े बीजों को खाने वाले जो फिंच थे उनका जो चोंच था वो कठोर था और कड़े बीज, कड़े फल को तोड़ने के लिए अनुकूलित था। उसी प्रकार जैसे कीड़े खाने वाले फिंच हैं तो उनका चोंच नरम था और कीड़े को पकड़ने के लिए अनुकूलित था। तो इस प्रकार अलग अलग टापुओं पर जो फिंच थे
जो बहुत पहले एक ही प्रजाति के थे, लेकिन भौगोलिक वातावरण के कारण उनमें बहुत सारी विविधताएं हो गई थी। आगे देखेंगे सजातीय लक्षणों का अवलोकन। एक ही प्रजाति से बहुत सारी प्रजातियों का विकास हुआ है। सजातीय लक्षण के अनुसार सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिसकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग। उनके पूर्वज एक से थे तो उनका जो संरचनात्मक जो बनावट है वो एक समान, लेकिन कार्य के अनुसार उनमें विविधताएं पाई जाती है। इसे वो क्या बोलते हैं? सजातीय लक्षण। जैसे हम पौधों में देखें तो जितने भी प्रकार के प्रतान वाले पौधे हैं, जैसे लौकी, करेला, सेम, कद्दू, ठीक है, और नींबू में जो कांटा निकलता है, कंद, आलू, तो इनकी उत्पत्ति तने की कलिका से ही होती है, लेकिन सभी का कार्य अलग अलग है। देखो यहाँ पे प्रतान, इसका कार्य शाखा को लपेटकर आगे की ओर बढ़ना, और आलू भी एक प्रकार का तना है जिसमें भोज्य पदार्थ एकत्रित होता है, और ये नींबू का ये कांटा, ये भी तने का ही निर्माण है। जीवों में देखा जाए तो जो पक्षी हैं, पक्षी का जो पंख होता है उड़ने का कार्य, डॉल्फिन का पंख तैरने का कार्य, जैसे कुत्ता, भेड़ है तो उसका अग्रपाद दौड़ने का कार्य, और मनुष्य और छछूंदर का जो अग्रपाद है, जो हाथ है, वो पकड़ने का कार्य। तो इनका जो संरचनात्मक बनावट देखें तो सभी में ये जो हड्डी है ह्यूमरस, और ये रेडियस अल्ना और फ्लैंजर्स, इसमें भी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फ्लैंजर, सभी का ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और फ्लैंजर, तो सभी का संरचनात्मक जो बनावट है एक समान है, लेकिन उनका कार्य अलग अलग है। तो ऐसे लक्षणों को सजातीय लक्षण कहा जाता है। अब हम देखेंगे संवृत्ति लक्षण। ऐसे लक्षण जिसकी उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य एक जैसा होता है। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी का पंख, चमगादड़ ले सकते हैं, चमगादड़ का पंख और तितली का पंख। जो पक्षी का पंख होता है उसके अग्र टांग से बना होता है, और तितली का जो पंख होता है तो उसके टांग से नहीं बल्कि त्वचा से उसके पंख का निर्माण होता है। तो ऐसे लक्षण को हम क्या कह सकते हैं? समवृत्ति लक्षण, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग और कार्य एक जैसा। आगे देखेंगे चयन और विकास। ठीक है, चयन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। ठीक है, जैसे मनुष्य पौधों का या फिर जंतुओं का अच्छे नस्लों का चयन करके उनके बीच संकरण करा के एक नई प्रजाति का विकास करता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करता है, इसे हम कृत्रिम चयन करते हैं। तो उसी प्रकार प्राकृतिक चयन में प्रकृति स्वयं चयन करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि मूली का खेत है, कोई प्राकृतिक आपदा आया, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण जो कमजोर पौधे थे वो बह गए या नष्ट हो गए, और जो स्वस्थ पौधे थे वो ही केवल बचे रहे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन। यानी प्रकृति अच्छे गुणों वाले पौधों का चयन स्वयं कर लेती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक चयन है। तो ये जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रकार के जंतु हैं, जितनी प्रकार की हम विविधता देख रहे हैं, उन सभी में प्राकृतिक चयन होता है, और कृत्रिम चयन अधिकतर फसलों में और अच्छे नस्ल के जंतुओं में देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं धान अभी
धान का बहुत सारा किस्म मार्केट में मिलता है। वो एक प्रकार का उन्नत किस्म है, हाइब्रिड वाला, जिससे पैदावार अधिक मात्रा में होती है। उसी तरह जो मक्का है, तो इसमें भी अच्छे किस्म के पौधों को चुन करके उनका चयन किया जाता है, उनके बीच संकरण करा के एक नई प्रजाति तैयार की जाती है। इसे ही कृत्रिम चयन कहा जाता है। ये जंतुओं में भी होता है, अच्छे नस्ल के जो कुत्ते हैं और ज़्यादा दूध देने वाली गाय, जैसे ये इंडियन गाय है और ये वेस्टर्न हाइब्रिड, तो ये अधिक मात्रा में दूध देती है। तो कृत्रिम चयन का उपयोग अधिकतर फसलों में किया जाता है। आगे देखेंगे विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत का श्रेय डार्विन तथा वेलेस नामक वैज्ञानिक को जाता है। जैव विकास का सिद्धांत और उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन और वेलेस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। इनके द्वारा जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। यानी कि कोई जीव ज़्यादा जीता है तो किसी की आयु कम होती है, किसी की अधिक संतानें होती है तो किसी की कम। जिनका जीने का क्षमता ज़्यादा होता है वो वातावरण के अनुरूप ढल कर नई प्रजाति का क्या करता है, विकास करता है। अगला है विश्व में प्रजातियों की रचना अचानक से नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से ही होती है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से ही हुई है। जितने भी प्रकार के जीव हैं उनकी उत्पत्ति यदि पीछे जाके देखा जाए तो एक समान पूर्वज से ही हुआ है। इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। देखो ये डार्विन का शाखित पेड़ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई प्लांटी, एनिमिलिया सजीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मोनेरा एक कोशिकीय जीव, फिर उससे प्रोटिस्टा बने, फिर आगे चलकर ये फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया का विकास हुआ। किसी भी जगह में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनमें विभिन्नता होती है। इसमें से कुछ अच्छी जो विभिन्नताएं होती है, अच्छे जो गुण होते हैं, वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। और जो अच्छा गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के कारण जो आगामी पीढ़ी होती है उनमें बहुत अधिक विभिन्नताएं होती है और आगे चलकर यही अलग अलग प्रजाति का निर्माण करती है। आगे देखेंगे अनुकूलन और प्रजातिकरण। अनुकूलन किसी भी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अर्थात बदलते वातावरण या जलवायु के साथ जो भी जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, वही जीव जीवित रहता है। और जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप नहीं ढाल पाता वो जीव नष्ट हो जाता है। अर्थात अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। इसके बाद देखेंगे प्रजातिकरण। प्रजातिकरण में हम देखते हैं कि किसी भी बहुत बड़ी भौगोलिक क्षेत्र में कोई जीव की प्रजाति निवास कर रही है, चाहे कोई सा भी जीव हो, उसकी प्रजाति यहाँ स्वतंत्र रूप से निवास कर रही है, भोजन की पर्याप्त मात्रा है, उनके बीच प्रजनन हो रहा है। किसी समय बाद अचानक भौगोलिक हलचल होता है, भूकंप या ज्वालामुखी के कारण भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक पर्वत, ठीक है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, एक नदी का निर्माण हो जाता है और एक गहरी खाई का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो भौगोलिक क्षेत्र था वो 4 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अलग अलग 4 भागों में बढ़ जाता है। तो जीव भी अलग अलग 4 भागों में बढ़ जाते हैं।
हालांकि वो एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन लाखों साल बाद उनमें भोजन और परिवेश के कारण उसमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, और इतनी अधिक विभिन्नता होती है कि वे दूसरे क्षेत्र के जो उसी की ही प्रजाति के जीव हैं उसके साथ प्रजनन नहीं कर सकते, और इस प्रकार एक नई प्रजाति का जन्म होता है। इसे ही प्रजातिकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पाठ खत्म हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।